हेलो एवरीवन। तो निशुल्क एनसीईआरटी सीरीज जो हमारी चल रही है इसमें कक्षा 7 की जो इसका हमारे अतीत पार्ट सेकंड है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 10। तो इसके अंतर्गत देखते हैं आज फिर हमारे अतीत पार्ट 2। तो इसमें हम देखेंगे आज चैप्टर 10 के बारे में कि चैप्टर 10 में क्या है। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले तो हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, चैप्टर सेकंड भी, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 10 में आज देखेंगे कि हम 18वीं शताब्दी के मध्य क्या इसके जो भी अंतर्गत इसके अंतर्गत जो भी आएंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे आज चैप्टर 10 में। क्या है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन, मतलब किस तरह से राजनीतिक संगठन हुआ कब 18वीं शताब्दी में, तो इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है और क्या है, इसके बारे में जो मानचित्र में दर्शाया गया है इसे हम ध्यानपूर्वक से पता चलता है कि जिसके अंतर्गत हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसके दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष, जैसे कि उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप में कुछ विशेष उल्लेखनीय घटनाएं मिली हैं जिसमें गौर किया जा सके कि कई स्वतंत्र राज्य, मतलब कि जो राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे वह उन राज्यों का मुगल में साम्राज्य की सीमा किस तरह से बदलती गई। मतलब जो स्वतंत्र राज्य थे उन राज्यों में मुगल साम्राज्य की सीमा किस तरह से धीरे धीरे करके बदलती गई। तो बदलती गई या बदलती गई नहीं, उनकी सीमा किस तरह से बदली। हाँ, बदली मतलब कि बदलते गए धीरे धीरे करके। फिर आप देखेंगे कि 1765 का शब्द जैसे ही एक अन्य शक्तिशाली कौन था उस समय ब्रिटिश सत्ता धीरे धीरे पूर्व भारत के हिस्सों में सफलतापूर्वक हड़पनी थी। मतलब कि जो ब्रिटिश शासन थी वह धीरे धीरे करके 18वीं शताब्दी जैसे प्रारंभ होती है तो वह धीरे धीरे करके वह भारतीय राज्य की शक्तिशाली शक्तियों को किस तरह से वह हड़पने का पूरा कार्य किया, किसने, ब्रिटिश सत्ता ने। तो फिर इसमें आप देखेंगे कि इसका लाहौर है, सिख है, पानीपत, दिल्ली है, जोधपुर है, जयपुर है, भरतपुर है, अवध है, आगरा है, ग्वालियर है, लखनऊ है, गुजरात का मालवा है, फिर मुर्शिदाबाद है, फिर बंगाल है, भोपाल है, बड़ौदा है, पूना है, और फिर देखेंगे आप हैदराबाद है जो हैदराबाद के अंतर्गत है, जिसमें कि आप मराठा देखेंगे। फिर इसके बाद हैदराबाद और फिर इसके बाद आप अरब सागर भी मिलेगा और फिर बंगाल की खाड़ी मिलेगी। तो इस तरह से उनका कार्य चलता गया इनका ब्रिटिश साम्राज्य का। फिर आप यह भी देखेंगे कि इसमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी जैसे ही ऐसी अवधि में हुई जिसके अंतर्गत भारत में एक राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत, मतलब कि कहने का ये हुआ कि भारत में जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं ना वह धीरे धीरे कर अपेक्षाकृत वह एक छोटे समय अंतराल, मतलब कि एक छोटे से समय के अंदर ही बड़ी तेजी से अचानक बदली। मतलब कि कहने के ये हुआ जैसे भारत में ये राजनीतिक जो थी, ये भारतीय राजनीतिक जो है धीरे धीरे करके छोटे अंतराल में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में शुरू हुई। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 1707 ईस्वी से जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, इसमें कहने का मतलब यह है कि जब तक औरंगजेब था तो उस समय तक क्या होता है कि मुगल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, परंतु जैसे ही मुगल साम्राज्य कौन था, औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो वह धीरे धीरे करके मुगल शक्तियाँ भी कम होने लगती है। इस तरह से वह कम होने के साथ साथ क्या होता है कि जैसे शक्तियाँ औरंगजेब के मरने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद यदि उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं तो उसमें धीरे धीरे कर उसके ज़्यादा प्रभाव किसका रहा, ब्रिटिशर्सों का रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1761 में हुई जो पानीपत की जब
क्या हुआ, तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसके दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न कई राजनीतिक शक्तियां धीरे धीरे पनपने लगी। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि भारत का मैप है, सिंधु नदी है, और फिर इसमें सिख है, लाहौर है, दिल्ली है, आगरा है, राजपूत है, सिंध है, और फिर इसके बाद गुजरात, बड़ौदा, सूरत है, मराठा है। फिर धीरे धीरे करके शक्ति का आरंभ हो गया, और फिर अवध है, फिर अवध, बनारस है, पटना बिहार, मुर्शिदाबाद बंगाल, कलकत्ता, ढाका बांग्लादेश का, और फिर इसमें देखेंगे उड़ीसा है, उत्तरी सरकार है, और फिर हैदराबाद है, मैसूर है, कर्नाटक है, मैसूर भुवने, और फिर मद्रास है, पांडिचेरी हैदराबाद के निवास स्थान है, जिसके अंतर्गत देखें। आप फिर देखते हैं कि मुगल साम्राज्य में किस तरह से यह मुगल साम्राज्य में परिवर्तित क्या हुआ, मुगलों के लिए क्या संकट की स्थिति हुई। मतलब जैसे मुगल साम्राज्य और उसके मुगल सम्राट में किस तरह से ये संकट की स्थिति बनी। संकट की स्थिति बनने का कारण यह था कि मुगल साम्राज्य जो है वह सत्ता धीरे अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा। कहने के यह हुआ कि इस तात्पर्य कि मुगल साम्राज्य किस तरह से अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर धीरे धीरे करके पहुंचा। तो आप देखेंगे कि 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट हुए। जैसी 17वीं शताब्दी शुरू होती है उसी शताब्दी से फिर मुगल साम्राज्य में किस तरह से धीरे धीरे करके संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। तो उसमें अनेक कारण हुआ, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि बादशाह कौन था, औरंगजेब। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में कब 1679 ईस्वी में जब लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य में कौन औरंगजेब जो था ना, वह 1679 ईस्वी में जब बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हुए वह साम्राज्य और सैन्य शक्ति के वित्तीय संसाधनों में बहुत अधिक खर्च, मतलब कि जो लड़ाई 1679 ईस्वी में हुई थी, तो उस टाइम में औरंगजेब को इस लड़ाई के लिए बहुत ही धन खर्च हो चुका था, बहुत ही वित्तीय संसाधनों का खर्च हो चुका था, जिसके कारण क्या हुआ कि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारियों ने शासन में साम्राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता को समाप्त कर दिया। धीरे धीरे करके उनकी जो कार्यकुशलता थी उनको साम्राज्य को धीरे धीरे करके क्या हुआ, समाप्त कर दिया। फिर मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वंश में रखना वह केंद्रीय सत्ता के कठिन हो गए, मतलब कि जो उनके वंश थे वह आगे चलकर धीरे धीरे उनको रखना यह बहुत ही कठिन हो गया। फिर इसमें सूबेदार के रूप में विभाजित अभिजात अक्सर आप देखेंगे राजस्व व्यवस्था की फौजदारी के कार्यों को नियंत्रण में रखने एक मुगल साम्राज्य की एक विशाल क्षेत्रों में तक ही सीमित थी। फिर आप देखेंगे 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश क्षेत्र। चैप्टर 4 में आपने तालिका में देखा औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों के मुगल सत्ता के सबसे लंबी चुनौतियां दी थी। तो फिर इसमें आगे देखते हैं कि किस तरह से मुगल साम्राज्य के लिए सत्ता का प्रारंभ हुआ। तो फिर देखते हैं कि उन्होंने विस्तृत राजनीतिक है, आर्थिक है और सैन्य शक्तियां मिल गई। धीरे धीरे करके सूबेदारों और अपना नियंत्रण सिद्ध किया गया। किसने नियंत्रण नियंत्रण किया, तो जो सूबेदार लोग थे ना वह धीरे धीरे करके उनके प्रांतों पर, मतलब कि जो छोटे छोटे प्रांतों हैं उन पर किस तरह से अपना नियंत्रण सुदृढ़, मतलब कि दृढ़ करके नियंत्रण करते गए। तो फिर आप देखेंगे कि इसकी राजधानी में पहुंचते हैं, फिर राजस्व की मात्रा में कमी आ जाए, मतलब जैसे वह राजधानी पर पहुंचने वाले जो राजस्व कर होते हैं उनमें धीरे धीरे करके क्या हुआ, कमी आती गई। फिर आप देखेंगे कि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुई जमींदारी, किसानों के विद्रोह, कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को भी गंभीर बना दिया। मतलब कि जिस तरह से कृषकों के द्वारा जो आंदोलन किए जाते थे उन आंदोलन को बहुत ही
उनका जो कृषकों का जो आंदोलन था वह आर्थिक। फिर आप देखेंगे कि फिर इसमें क्या हुआ कि जो उत्तरी भारत की उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में, मतलब उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत में अनेक हिस्सों में हुई जमींदारी के, जैसे कि किसान का जो उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत में जो किसानों का जो विद्रोह चल रहा था ना, वह विद्रोह कृषक आंदोलन की समस्या के कारण बहुत ही गंभीर रूप से समस्या उत्पन्न करने लगा। फिर आप देखेंगे कि कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते गए, मतलब कि ये विद्रोह लगातार धीरे धीरे करके बढ़ते गए, जिससे कि कारों के जो भार है उस भार से उस भार के विरुद्ध किस प्रकार से किए गए थे, जो कभी कभी शक्तिशाली सरदारों का भी द्वारा भी अपनी स्थितियों को, जो शक्तिशाली सरदार थे वह अपनी स्थितियों को किस तरह से सुदृढ़ बनाने की कोशिश करने लगे, मतलब कि धीरे धीरे कर शक्तिशाली बनने की कोशिश करने लगे। फिर अतीत में है विद्रोह समूह के मुगल सत्ता में वह चुनौती दी, मतलब कि अतीत में इस प्रकार की सत्ता को मुगल साम्राज्य में क्या हुआ, यह चुनौती दी थी, मतलब चुनौती देने लगे थे। परंतु आप ऐसे समूह के केंद्र क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी शक्तिशाली और मजबूत, मतलब कि जो इनकी शक्तिशाली संस्कृति उनको किस तरह से मजबूत किया जाए और किस तरह से वह राजनीतिक व आर्थिक सत्ता एवं प्रांतीय सूबेदार जो सरदारों के अन्य समूह के द्वारा ही किए जाते हैं। तो आप फिर देखेंगे इसमें कि मुगल साम्राज्य भरपूर फसल और खाली तिजोरी, मतलब कि जो मुगल साम्राज्य की किस तरह से वह तिजोरियां धीरे धीरे करके खाली होती गई। फिर आप इसमें देख सकते हैं कि इनका जो तत्कालिक लेखक कौन था, साम्राज्य और वित्तीय दिवालियापन, मतलब कि जिस प्रकार से वह इनका साम्राज्य धीरे धीरे करके क्या होते गया, वह दिवालियापन का वर्णन करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे कि आप बड़े जमींदार रियासाय और निर्धन हो गए, मतलब कि जो सबसे बड़े जमींदार थे वह धीरे धीरे कर निर्धन, मतलब कि गरीब होते गए। और उनके किसान में दो फसलें उगाते, मतलब जो किसान थे वह धीरे धीरे करके दो फसल उगाने लगे, लेकिन उन्हों में से कुछ नहीं मिलता, मतलब कि जो किसान थे ना फसल उगाते थे, उनको फसल तो उगाते थे मतलब, और फिर क्या हुआ, उनको इस फसल का कुछ भी भाग नहीं मिलता था, जिसके कारण की स्थानीय गुमाशे किस तरह से किसानों की कठपुतली बन गए, मतलब कि इस तरह से गुमास्ते जो होते हैं वह किसान किस तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते थे। स्वयं आप किसानों को अपने ऋणदाता के बस में रहते थे, मतलब जो किसान थे वह स्वयं ही ऋणदाता के बस में रहते थे, मतलब कि उनसे क्या हुआ, उनसे पैसा या कुछ उनसे ऋण लेके आ जाते थे, पैसा के या कुछ के तौर पर, और जिसके कारण कि उनको किसान जो होते हैं उनको जमींदारों के प्रति क्या करते थे, वह ऋण ही रहते हैं। जब इस तरह से वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका पाते, तो इस तरह वह संपूर्ण व्यवस्था में प्रशासन इतना चकनाचूर हो गया कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए ही सेना मानव की सोना कठोरता हो गया, मतलब कहने का यह तात्पर्य हुआ कि जो किसान है ना, उनका इस तरह से फसल के जरिए ही सोना बटोरता था, मतलब कि फसल ही एक ऐसी व्यवस्था थी, फसल ही एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण कि वह मानो कि वह सोना बटोरना था, लेकिन उससे मालिक जमींदार को एक तिनकी का टुकड़ा भी नहीं मिलता था। जो फसल आती थी उनसे जो जमींदार लोग थे उनको समझो कि उनको एक टुकड़ा भी नहीं मिलता था। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रखते थे, मतलब कहने का यह हुआ कि जब जमींदारों को इससे कुछ भी नहीं मिलता था, तो फिर जमींदार लोग जो होते वह किस प्रकार इसमें सशस्त्र सेना को रख सकते थे। तो उनकी जिनकी इससे आशा की जाती है, मतलब कि जिनसे इस प्रकार की आशा की जाती थी, वे अपने सैनिक को भी लड़ाई के समय आगे आगे चलते थे और घुड़सवारों को जो उनकी ठीक पीछे पीछे चलते थे, जैसे कि वहाँ पर पैसा कहाँ से देंगे। इस आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच में ईरान के शासक कौन थे? नादिर शाह कब आए? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण के कौन थे? जो ईरान के शासक थे कौन? नादिर शाह ने
जब दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया? 1739 में। तो वह संपूर्ण नगर को लूटकर बड़ी मात्रा में, जैसे नादिर शाह किस पे दिल्ली पर आक्रमण करता है ना, तो उस समय वह आक्रमण करने से जो जिसमें कि क्या हुआ, आक्रमण करते करते वह जो जितना उतना साम्राज्य था वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में लूटपाट करके धन दौलत जो भी था तो उन किसने ले गया? नादिर शाह ने ले गया। जिसके नादिर फिर इस क्या होता है कि जैसे ही नादिर शाह ने वह धन दौलत तो ले गया, फिर नादिर शाह के आक्रमण के बाद, फिर उसके आक्रमण के बाद क्या होता है कि जैसे उसने आक्रमण किया फिर क्या हुआ, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली कौन आता? फिर नादिर शाह के आक्रमण के बाद कौन आता है? अफगान शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण लगा रहा मतलब कि धीरे धीरे करके उसने भी आक्रमण करने की योजना बनाई या फिर उसके कार्य पर लगा रहा। फिर आप देखेंगे 1748 से 1761 के बीच में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण हुए। कितने बार हुए आक्रमण? 5 बार। किसमें? भारत में तो 5 बार आक्रमण हुए। आक्रमण होने के साथ साथ क्या होता था कि भारत में जितने भी थे, आक्रमण करने के साथ साथ भारत में लूटपाट ज़्यादा करते थे। लूटपाट मतलब कि भारत का जितनी भी धन संपदा थी, धन संपदा थी ना, उनको क्या करते थे, वह लूट कर अपने राज्य में लेकर चले जाते थे। फिर क्या हुआ, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, मतलब कि फिर से नादिर शाह ने दिल्ली पर किस प्रकार आक्रमण किया। फिर नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि दिल्ली धीरे धीरे करके क्या हो गया, विध्वंस हो गया। उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया और इनके एक मुगल को इसमें जैसे कि मैं जिस तरह से वह धन लूटा था उसका वर्णन किया गया। किसमें? मुगल प्रेक्षक में। किसने वर्णन किया? किसने? जो नादिर शाह ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया था उसके बारे में उसमें वर्णन किया गया। फिर 60 लाख रुपये की कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपये को सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपये की गहने जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया। किसने? नादिर शाह ने। तो फिर इसमें बेशकीमती थी जो दुनिया का उनका जैसे कि बहुत ही बेशकीमती थी जिसमें कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जैसे ताऊत यानी कि सिंहासन पर। फिर एक अन्य वृत्तांत दिल्ली पर आक्रमण का प्रभाव का वर्णन मिलता है, जिस प्रकार दिल्ली के इसमें ये क्या हुआ कि एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण जो करते थे उनका वर्णन मिलता है, जो कभी कभी मान लीजिए कहीं बड़ी दर्दनाक हालत में आ गई और जिसमें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें, या प्यास बुझाने के लिए मतलब कि जिनको भरपूर मात्रा में इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए वो क्या हुआ, पानी भी नहीं मिलता था। अलग थलग पड़े थे और अलग थलग जो पड़े लोग थे उनके बीचों में कोने से खींचकर बाहर निकाला गया और फिर दौलतमंदों को भिखारियों बना दिया। मतलब जिसके पास ज़्यादा दौलत थी उनको क्या बना दिया, भिखारियाँ बन गए। भिखारी बनने का उनका मूल कारण था कि नादिर शाह का जो आक्रमण था ना, इस वजह से उनकी पूरी सारी धन दौलत या संपदा क्या हुआ, लूट कर ले गए, जिसके कारण कि वह भिखारी बन गए। जो इनके शौकीन लोग कभी कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया फैशन चलाते थे, वह घोड़े या नंगे होकर घूमने लगे और जिस तरह से उनकी ज़मीन जायदाद का कोई भी कभी भी नहीं था और भी बड़े बेघर हो गए। उनकी जितनी भी धन दौलत ज़मीन जायदाद से वह क्या हो गया, बेघर हो गए। नए शाहजहानाबाद के मलबे का ढेर बन गया। जो शाहजहानाबाद था वह क्या हुआ, धीरे धीरे करके मलबे का ढेर बन गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था नादिर शाह का शहद का पुराने मोहल्ले पर हमला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर दिया। किसने कर दिया? नादिर शाह ने। जिसमें आप देख सकते हैं कि इस चित्र में नादिर शाह का 1779 का एक चित्र है। फिर तो इस तरह से क्या हुआ, वह धन संपदा से तो वह क्या हो गया, बेघर हो गया। फिर इसमें 1748 से 1754 के बीच में क्या हुआ, आलम द्वितीय का अभिजात। तो फिर नए राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ।
तो अभिजात दरबार में पेंशन करते हुए फर्जिया। फिर आप देखेंगे नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राट की सत्ता का पतन के साथ साथ ही बड़े प्रांतों में सूबेदार, जमींदार, उपमहाद्वीप के कई बड़े भागों में शक्ति धीरे धीरे करके क्या हो गई, प्रबल बना गई। फिर आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या होते गया हुआ है, स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में शिखर के मोटे तौर पर आप 18वीं शताब्दी के राज्यों के 3 परस्पर व्यापी या समूह में बढ़ गए। जैसे कि आप देखेंगे, फर्स्ट में आप देखेंगे कि क्या हुआ, अवध बंगाल व हैदराबाद के जैसे राज्यों में पहले से मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों में शासक और शक्तिशाली काफ़ी हद तक क्या हुआ, स्वतंत्र होते गए। फिर आप देखेंगे कि मुगल बादशाह के औपचारिक तौर पर क्या संबंध तोड़े गए। सेकंड देखिएगा, सेकंड में क्या हुआ कि ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन में के वतन, जैसे मुगल साम्राज्य था, उसका पुराने शासक था, धीरे धीरे करके क्या हुआ, वतन होते गया। फिर इसमें क्या हुआ, जागीरदार जो थे वह के रूप में काफ़ी स्वतंत्र हो गए। जिस पतन होने के कारण क्या हुआ, जागीरदार जी वह काफ़ी हद तक क्या हुआ, स्वतंत्र होते गए। उनसे कई राजपूत में प्रवेश शामिल भी हो गए। आप थर्ड में देखेंगे, तीसरी श्रेणी में मराठा, सिखों तथा जाटों के राज्य आते गए और ये विभिन्न प्रकार के आकार में वह अपने इन्हीं कई कड़े लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद भी मुगलों को स्वतंत्र, जैसे कि कड़े संघर्ष करते गए तो वह धीरे धीरे करके क्या हुआ, मुगलों की स्वतंत्रता क्या हो गई, छीनती गई। हम देखते हैं कि अब पुराने मुगल प्रांत, मतलब कि जो पुराने मुगल प्रांत किस प्रकार से थे। तो फिर देखिएगा, आप पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ उनमें से क्या 3 प्रमुख थे। कौन कौन से थे? अवध मिलेगा, कौन सा मिलेगा, अवध मिलेगा, बंगाल मिलेगा और हैदराबाद। कौन कौन से थे? अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद। फिर इन तीनों राज्यों में उच्च मुगल साम्राज्य अभिजात के द्वारा स्थापित किए गए। इन तीनों साम्राज्य राज्यों में फिर आपने शहादत खान, कौन था? शहादत खान, अवध मुर्शिद कुली खान। कौन? अवध के शासक संस्थापक कौन? शहादत खान और मुर्शिद कुली खान कहाँ से? बंगाल से। अवधान हैदराबाद के ऐसे व्यक्ति थे। फिर इसमें ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था, जैसे कि मुगल बादशाहों ने उन भरोसा और उनका विश्वास था कि अफजल शाह क्या और मुर्शिद कुली खां, ये दोनों 7007 जात का दर्जा मिला। किनको? अफजल शाह और मुर्शिदा कुली खां को क्या हुआ, 7000 जात का दर्जा मिला हुआ था। इन दोनों को 7000 जात का दर्जा मिला हुआ था। जबकि आप देखेंगे कि शहादत खां और का 7000 का दर्जा था। किसको था? शहादत खां को। फिर आप देखेंगे कि हैदराबाद के क्या हुआ, निज़ाम उल मुल्क आसफ शाह का 1724 से 1748 में, जिसने कि हैदराबाद राज्य की स्थापना की। तो इसमें फिर मुगल बादशाह कौन था? फारूक सियर के दरबार का एक अत्यंत सुलभकारी था। तो आप देखेंगे हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? निज़ाम उल आसफ शाह। कब की? 1724 से 1748 में। आपसे यहाँ एक सवाल बन सकता है कि कौन सा शासक था जिसने कि हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। तो आप देखिएगा कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आप देखेंगे कि किसने हैदराबाद की राज्य की स्थापना? निज़ाम उल आसफ जहां। कब? 1724 से 1748 में इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। तो आप फिर इसमें देखेंगे कि धीरे धीरे करके यह शक्तिशाली क्या हुआ, सदस्य बना।
और फिर सर्वप्रथम अवध के सूबेदारी सौंपी गई और फिर इसके बाद दक्कन का कार्यभार भी दे दिया गया। 1720 से 1720 या 22 में के मध्य में दक्कन के प्रांतों में सूबेदारी की वजह से आसफ जहां के पास थे पहले ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। किसके पास था? आसफ जहां के पास क्या था? पूरी राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का नियंत्रण था। फिर दक्कन में होने वाले उपद्रवों के और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर संतों का क्या हुआ? संतों का सत्ता जो इनकी उठाकर इनकी जो सत्ता थी वह धीरे धीरे करके हाथिया ली गई, मतलब कि अपने हाथों पे ले लिया गया। और फिर वहाँ पर क्या हुआ? वास्तविक लेने के साथ साथ क्या हुआ? वहाँ पर क्या हुआ है? क्या बन गया? वास्तविक शासक बन गया। फिर आप देखेंगे आसफ जहाँ ने अपने कुशल सैनिकों और प्रशासकों के उत्तरी भारत पर ले गया, मतलब कि उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण या कुशल सैनिक थे उनको क्या ले गया? उन्होंने उत्तरी भारत में ले गया। और फिर दक्षिण में नए अवसर पाकर वह प्रसन्न हो गया और फिर वह उसने मनसबदार भी नियुक्त कर दिया। किसने? आसफ जहाँ ने क्या कर दिया? धीरे धीरे करके वह क्या मनसबदार की भी नियुक्ति की और इन जागीरदारों को प्रदान किया। हालांकि वह कभी कभी मुगल सम्राट का सेवक भी था और फिर काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता रहा और फिर दिल्ली पर कोई निर्देश लेता और न ही दिल्ली पर कामकाज से कोई हस्तक्षेप करते थे, मतलब कि दिल्ली पर वह जो करता था वहाँ पर कोई हस्तक्षेप भी नहीं करता था। मुगल बादशाह के केवल निजामुल आसफ जहाँ द्वारा ही पहले ही शासकों नियंत्रण की पुष्टि दे दिया था। तो इसमें फिर देखेंगे कि हैदराबाद राज्य व पश्चिम और मराठा के विरुद्ध में पठारी क्षेत्रों में स्वतंत्र या तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध के करने लगे। सदा वह संलग्न रहता था, मतलब कि इस तरह से युद्ध करने के लिए वह हमेशा संलग्न रहता था। पूर्व में निजामुल उल्क आसफ शाह कोरोमंडल के तट पर स्थित क्या हुआ? वस्त्रोत्पादन, मतलब कि यहाँ पर वस्त्रों का अत्यधिक उत्पादन होता था। वह धन संपदा के क्षेत्र में नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा भी वहाँ से रखता था। इसकी वजह से वह महत्वाकांक्षा का जो क्षेत्र था वह ब्रिटिश की शक्तिशाली के कारण उसकी उपस्थिति पर रोक लगा दी गई। फिर आप देखेंगे कि निज़ाम की फौज, मतलब किस तरह से निज़ाम की फौज का निर्माण हुआ। फिर आप देखेंगे कि इसमें हैदराबाद के जो निज़ाम के निजी सैनिक का वर्णन कब? 1790 में। फिर निज़ाम के पास क्या हुआ? 400 हाथिया की सवारी थी। निज़ाम के पास क्या थी? 400 हाथियों की सवारी थी। फिर उसके बाद उसके आसपास क्या हो? कई हजार घुड़सवार रहते थे और अत्यंत कुशल के अति सुंदर सजे हुए सवारों का भी संकेतिक वेतन में, जिसमें कि 100 रुपया से ज़्यादा है। फिर आप देखेंगे कि अवध में बुरहान का उल शहादत खान कब? 1722 में अवध के सूबेदार नियुक्त किए गए। किसको? बुरहान उल मुल्क शहादत खां को 1722 ईस्वी में अवध का एक क्या हुआ? नया सूबेदार नियुक्त किया गया। फिर आप इसमें देख सकते हैं कि मुगल सम्राट इसी वजह से विघटन होने पर भी राज्य बने। क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाने पर क्या हुआ कि एक राज्य भी बने, जिसमें आप यह सार्वजनिक महत्वपूर्ण राज्यों में था जो एक अवध में एक शक्तिशाली प्रदेश जो कि गंगा नदी का जो उपजाऊ में जो फैला हुआ मैदान था, जैसे कि आप देखते हैं कि डेल्टाई प्रदेश में जो उत्तरी भारत के पश्चिम बंगाल और तथा के बीच में व्यापार का मुख्य केंद्र, जिसमें कि गुजरात से होकर जाता था। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में आए कुछ राजनीतिक बदलाव। फिर इसमें हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ कि अपने राज्य में सुदृढ़ और करने की कोशिश करने मुगल सूबेदार कौन था? दीवान के कार्यालय पर भी नियंत्रण जमाना चाहता था। और फिर कौन? बुरहान उल मुल्क ने अपने सूबेदारी की जो दावेदारी थी ना, उसके हुआ उसमें दीवान ने फौज में एक अपने साथ में
ले ली। अब मतलब कि वह अपने किस तरह से वो अपने हाथों में ले ली। इस तरह से वह राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामले में वह एकमात्र ऐसा जो कार्यकर्ता बन गया। कौन? बुरहान उल मुल्क। तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि बुरहान उल मुल्क अवध के क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते ही मुगलों के द्वारा आधिकारिक जागीरदारों की संख्या में कटौती हुई गई। मतलब कि धीरे धीरे करके जागीरदार क्या हो गया, कम होते गए। और फिर जागीरदार में स्थिति को निष्ठावान सेवकों को नियुक्त कर दिया गया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई प्रकार के वह अवध में इस तरह से ऊंची हुई जांच लेखों के आधार पर नवाब के दरबार में नियुक्त के अधिकारी थे, जो इस तरह से वह सभी शासकों और अपने नियंत्रण राजस्व में किस प्रकार रखना चाहिए। और इन नियंत्रणों के आधार पर उनके कुछ अनेक राजपूत जमींदारियों राजपूत और जमींदारियों रोहिलखंड के अफगानों में, रोहिलखंड का जो अफगान का क्षेत्र था जिसमें उपजाऊ कृषि भूमि थी, मतलब कि जहाँ पर अधिक पैदावार की जाए, इस तरह से इस प्रकार की वहाँ पर क्या थी, भूमियाँ थी। जैसे उन भूमियों के राज्यों को मिला लिया गया। फिर राज्यों का ऋण और करने की स्थानीय सेठ, साहूकारों, महाजनों पर निर्भर होते गए। मतलब कि कहने के यह तात्पर्य है कि जो ऋण प्राप्त करने वाले थे ना, जो साहूकार से और महाजनों से, उनकी जो ऋणी व्यक्तियों की उन पर क्या हुआ, निर्भरता रहती थी, जो ऋण उनसे ऋण लेते थे। और फिर आप देख सकते हैं कि राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगने लगे। मतलब कि कहने का यह तात्पर्य है कि उनमें जो राज्यों का ठेके का जो महत्व बढ़ते गया। और फिर राजस्व की ठेकी बोली, यानी कि ठेके की बोली, इसमें इसकी दावेदारी की ऊंची पेश की जाने लगी। फिर इजारदार राज्य का एक निश्चय रकम के रूप में भुगतान का वचन देते थे और स्थानीय साहूकार को ठेके को इस तरह की रकम का भुगतान गारंटी देती थी। दूसरी ओर इजारदारी के कोकर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट गई। मतलब कि धीरे धीरे करके वह खासी छूट गई। और फिर आप इन परिवर्तनों के फलस्वरूप आप देखेंगे कि साहूकारों और महाजनों में कई प्रकार की नई तरह से सामाजिक समूह की राजस्व की प्रणाली प्रबंध प्रभावकारी होती गई। और फिर ऐसा नहीं हो सका। फिर आप इसमें देख सकते हैं कि बंगाल में कौन था, मुर्शीद कुली खान। कौन था? मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के नियंत्रण से अलग हो गया। और फिर आप मुर्शीद कुली खान बंगाल का नायब और फिर यानी कि बड़े प्रांतों का सूबेदार प्रतिनियुक्त किया गया। किसको? बंगाल सूबेदार को मुर्शीद कुली खान को बंगाल का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया, प्रतिनियुक्त किया गया। और फिर इसमें मुर्शीद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदारी भी कभी कभी नहीं था। और वे इस तरह से वह पहले तो उसको क्या हुआ, सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, बंगाल के नवाब थे। तो फिर इसमें उसकी धीरे धीरे करके सूबेदारी कभी नहीं थी। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्द सूबेदारी के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। किसने? मुर्शीद कुली खान ने। फिर हैदराबाद और अवध के शासक में किस तरह से यह कार्य करते थे। फिर आप इसमें राज्यों के राजस्व के नियंत्रण और उसमें मुगल साम्राज्य की कई और बंगाल राजस्व का भी पुनर्निर्धारण करने का आदेश देते थे। मतलब कि बंगाल में किस तरह से यह राजस्व को प्राप्त कर सकें, इसके लिए वह क्या करते थे, आदेश देते थे। फिर इसमें जमींदारों की कठोरता और राजस्व में कुशल नगद वसूली किया जाता था। मतलब जो राज था उसमें से क्या करते थे, नगद के तौर पर राजस्व वसूला किया करते थे। फिर इसमें परिणाम स्वरूप बहुत सी जमींदारी को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था।
इसमें क्या होता था कि जो जमींदारी और महाजनों से ना और साहूकार से क्या करना पड़ता था, कर के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में इनसे कर या ऋणी लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीन को बड़े जमींदारों को देनी पड़ती थी। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जो लोग कर के रूप में या ऋण लेते थे और उसको ना चुका पाते थे, इस वजह से उनको क्या करना पड़ता था, उनको यह करना पड़ता था कि ज़मीन का कुछ हिस्सा उन साहूकारों या महाजनों को देना पड़ता था। तो इस प्रकार 18वीं शताब्दी के बंगाल में एक क्षेत्रीय राज्य बन गया और वह धीरे धीरे कर काफ़ी बदलाव आते गए। फिर आप देखेंगे कि इसमें राज्य और साहूकार के बीच हैदराबाद अवध के नवाब के संबंध में घनिष्ठ संबंध था। फिर अलीवर्दी खान ने फिर शासन कब 1740 से 1756 में बंगाल में स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी। इस तरह से वह शासन में श्रेष्ठ और साहूकार के रूप में घराना समृद्धशाली हो गया। फिर इसमें देख सकते हैं अलीवर्दी खां का ये दरबार लगा। किसका दरबार लगा? अलीवर्दी खां ये शासन बैठे हैं और फिर उनका दरबार लगा। किस तरह से वह अपनी चर्चा कर रहे हैं। यदि हम इन राज्यों का अभिलेख या विहंगसन या दृष्टि डालें ना, उनके शासन पर इस प्रकार से हम दृष्टि डालें तो उसमें कुछ साम्राज्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। मतलब किस तरह से उनकी साम्राज्य की जो विशेषता है वह किस तरह से है, उनके बारे में हमको देखने को मिलता है। प्रथम यद्यपि बड़े राज्य पुराने और फिर इसमें की कुछ अभिजात और कुछ नए अभिजात जैसे प्रशासकों और प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में मिले। विशेषताएं आप देखेंगे जमींदारों और उनमें किस तरह से व्यवस्था का संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का प्रबंधन। तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि क्या हुआ। देखा कि दूसरे उनके प्रांतों में प्राप्त करने से मुगल दरबार में भिन्न थे। इस प्रकार राज्यों में आर्थिकियों अधिकारियों पर निर्भर ना रहकर वह तीन है, जैसे कि हैदराबाद है, अवध है, बंगाल के राज्यों में वसूली के लिए इजारतेदारों के साथ ठेके के लिए गए और फिर इजारतेदारों के साथ बैठे गए। फिर इसमें मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई और इसमें 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई और धीरे धीरे वह देहात या उसके अलावा क्षेत्रीय में विभिन्नताएं भी इन सभी क्षेत्रों में। तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनके धनी महाजनों और बाड़ी के जनजनों के संबंध में उभरने लगे। साहूकार महाजन लोग ऐसा लगान वसूलने लगे जिससे कि इजारतेदारों के में पैदा उधार हो गया, यानी कि जो पैसा उधार रहता था उनको क्या करते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में ज़मीन को रखना या रख देते थे। उसी वजह से जोतों की खुद की करिंदों के जरिए ही इस प्रकार से वसूला जाए। जो कर थे करिंदों की वजह से वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों को की गई इस राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी धीरे धीरे करके बढ़ते गई। इसमें मुगल राजपूतों के वतन की जागीरदारी। इसमें देख सकते हैं कि राजपूत के घराने में बड़े जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था के साथ सेवानिवृत्त हो गए। और फिर इसमें देख सकते हैं कि जागीरदारों की व्यवस्था के स्थापत्य या अनुमति मिली। अब इसमें 18वीं शताब्दी में के आसपास में इलाके पर नियंत्रण विस्तार करने के साथ साथ गाँव पर मारने शुरू हो गए। और फिर इसमें जोधपुर के राजा अजय सिंह के मुगल दरबार में यह राजनीतिक अपने पर पैर को फंसा दिए गए। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि कई मुगल साम्राज्यों के राज्य के शासकाल में अधिराजा स्वीकार किए गए। मेवाड़ का एकमात्र ऐसा राजपूत था जिसने की मुगल सत्ता की चुनौती दी और 1772 ईस्वी में उदयपुर और मेवाड़ में बड़े बड़े नियंत्रण करते गए और फिर मेवाड़ में राजगद्दी पर आसीन हो गए। और फिर इसमें राणा के पास यह मुक्ति अभिजात या स्वीकार करने के लिए राजदूतों को भेजा गया। इस तरह से उसमें स्वीकार करने के साथ कई राजदूतों को भेज गया, लेकिन उस पर निर्णय दृढ़ रहा। फिर इसमें देखते हैं कि प्रभावशाली शक्तिशाली राजपूत घराने में गुजरात के अलावा लाभदायक था। सूबेदार
सूबों और सूबेदारी का दावा करते थे, जैसे कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह के गुजरात की सूबेदारी, अंबर में सवाई राजा जय सिंह के, जो सवाई राजा जय सिंह कहाँ था, राजस्थान के, हाँ राजस्थान में था, जो सूबेदारी को मिल गई। वह बादशाह जहांगीर शाह ने 1713 में इन राजाओं को इन पदों को नवीकरण कर दिया गया, मतलब कि इनको धीरे धीरे करके क्या हुआ है, नए राज्यों के रूप में इनको नवीकरण कर दिया गया। और फिर अपने वतनों के पास पड़ोसी शाह शासकों और कुछ हिस्सों पर कब्जा करने लगे, मतलब कि उनके जो पड़ोसी राज्य थे धीरे धीरे कर वहाँ पर क्या करने लगे, कब्जा करने की कोशिश करने लगे। और फिर इसमें जोधपुर घराने जैसे कि नागौर को जीत लिया गया और फिर राज्य में मिला लिया गया। फिर दूसरी ओर अंबर पर एक बड़े बड़े बूंदों के रूप में बड़े बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिए गए। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर के एक नई राजधानी स्थापित की। कब 1722 ईस्वी में आगरा के सूबेदार को दे दी। और फिर 1740 में के दशक में क्या हुआ, राजस्थान में मराठाओं के अभियानों के राजवाड़े में वह क्या भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे कि उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। फिर इसमें देखेंगे कि कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों पर चोटियों पर किले बनवाए और सत्ता केंद्र पर बन गई, जैसे कि आप इसमें चित्र में भी देख सकते हैं कि नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े किले का निर्माण करवाए और संस्थापक व्यापारिक केंद्र जल संग्रहण के क्षेत्र में, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ किला, जैसे जो कि राजस्थान में है, संरचना के रूप में यह है इमारतें होती थी, जिसमें कि चित्तौड़गढ़ के किले हैं, जिसमें कि तालाब कुंडी है और बावली जैसी कई जल निकासी के क्षेत्र को बनाए गए थे। जयपुर के राजा जयसिंह, जिसमें कि 1732 ईस्वी में फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह ने अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे और 12 वर्ष के लिए वह आगरा के सूबेदार और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा और उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट पर फैला था। किसका? राजा जयसिंह का। राजा जयसिंह का जैसे कि जंतर मंतर कहाँ पर है, ये जयपुर में। अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जोधपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी के 5 खगोली की वेधशाला का निर्माण किया, जिसमें कि जंतर मंतर विख्यात एक वेधशाला है जो पिंडों के अध्ययन में उपकरण मिलते हैं, जिसमें कि इस प्रकार की ये इस चित्र में दर्शाया गया। चित्र के मेहरगढ़ का किला जो जोधपुर में है, ये इस प्रकार का किला है आज़ादी पर हासिल करने पर। फिर इसे सिख के जिसमें चैप्टर 8 में हमने देखा कि पढ़ा है, और 17वीं शताब्दी के दौरान ही सिख राजनीतिक समुदाय के रूप में भी गठित हो गए। कौन? सिख भी धीरे धीरे करके क्या हुआ, वह राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। कब? 17वीं शताब्दी में, जो पंजाब क्षेत्र में। 18वीं शताब्दी में एक नए राजनीतिक गठन हो गया। अब इसमें देख सकते हैं कि राज्य का निर्माण को बढ़ावा मिला, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इसमें एक सवाल बन सकता है कि 1699 ईस्वी में किस सिख शासक ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो आपको याद रहना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ के थे जो कि खालसा पंथ की स्थापना की थी। और फिर इसके पश्चात आप देख सकते हैं राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें कि 708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होने के बाद आप देखिए बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया और बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों के सिक्के गढ़वाए। किसने? बंदा बहादुर के। फिर इसमें आप शासकों के सार्वभौमिक बताया, और सतलुज और यमुना नदियों के बीच में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना। 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और फिर 1716 में उसको मार दिया गया। किसने किया था ये काम? मुगल शासकों ने किया था। किसको? बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और फिर 1716 में उसको मार दिया गया। इसमें खालसा से क्या अभिप्राय है? खालसा आपको किस तरह से इसके बारे में देखिएगा, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से खालसा पंथ के
18वीं शताब्दी के योग शासकों में नेतृत्व में सिख के बारे में जत्थों के बाद में सिखों को गठित किया गया और जत्थों में मिसले संयुक्त सेना खालसा कहलाती, जो कि जत्थे के रूप में एकत्रित जो सेना होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? खालसा कहा जाता था। दिनों में खालसा शैक्यों और वैशाखी के दिवाली पर्वों पर अमृतसर में मिलता है। इन बैठकों के समुदाय में निर्णय लिए जाते थे और वह गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव को कहा जाता था। गुरुमत्ता किसे कहा जाता है? जो गुरुओं के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को गुरुमत्ता कहा जाता था। सिखों को जैसे कि राखी व्यवस्था की स्थापित थी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि राजा जय सिंह की तलवार किसकी? राजा जय सिंह की। और ये तलवार किसकी है? राजा जय सिंह की ये तलवार है। और फिर इसमें इस चित्र में आप देख सकते हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह की, किसकी? गुरु गोविंद सिंह। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या हुआ कि किसानों का उनकी उपज का 20% से आप लेकर बदले में उन्हें क्या दिया जाता? संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित करते हुए शासक को भाग्य में राज्य करेगा खालसा और सुनियोजित संगठन कारण खालसा और उनके सूबेदारों के खिलाफ फिर से अहमद शाह अब्दाली ने के खिलाफ विरोध प्रकट किया। और फिर अहमद शाह अब्दाली मुगल शासक मुगलों के पंजाब प्रांतों और सरहिंद शासकों के कब्जे कर लिए गए। और फिर खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गड़वाकर सार्वभौमिक शासक की घोषणा की। और फिर महत्वपूर्ण सिक्के के लिए उत्कीर्ण शब्द का वहीं से बंदा बहादुर ने अपने समय खालसा के आदेश में चलाए गए। और फिर इसमें आप देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिखों का सिंधु और यमुना नदी के तट पर फैल गए। और यद्यपि आप देखेंगे कि विभिन्न शासकों में है बटे हुए थे। और इनमें से एक शासक महाराजा जय रणजीत सिंह ने अपने विभिन्न सिखों के फिर से वह एकता कायम की, जो 1799 में लाहौर को राजधानी बनाए। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि शिवाजी का एक रूप चित्र है, जिसमें 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ। और फिर इसमें अंततः मराठाओं की शक्तियों की स्थापना हुई। और फिर से शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी ने जीजाबाई से हुआ, जो अपनी माता अभिभावक या दादा कौंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी ने उम्र के विजय पथ पर निकल पड़े। और फिर जाबली पर कब्जा कर मवाला और मराठाओं के अभिजन मुखिया के रूप में बना दिया गया। और फिर इसमें विस्तार क्षेत्र से प्रचुर जोधपुर और बीजापुर और मुगलों के खिलाफ हुए कारनामों को विख्यात व्यक्तिगत बना दिया गया। और वे विरोध में खिलाफ उनमें से क्या देखेंगे? गुरिल्ला युद्ध करते थे। कौन? शिवाजी। और चौथे देशमुख के रूप में प्रचलित या राजस्व संग्रह की प्रणाली की सहायता थी। उनमें से आप उन्हें मजबूत मराठा के रूप में उन्होंने नींव रखी। किसने? शिवाजी ने। अब देखेंगे कि यहाँ क्या होता है कि मराठा राज्य में शक्तिशाली क्षेत्र था। इसमें मुगल शासन के अवध लगातार विरोध में करके ही वो शिवाजी ने 1627 से 1680 में शक्तिशाली योद्धा और एक शक्तिशाली रेजिमेंट के अत्यंत शक्तिशाली पशुचारा किया। उनमें से सेना शिवाजी के मुगलों की चुनौती देने पड़ी और फिर सैन्य बल का प्रयोग किया, जिसमें कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में किस तरह से उनका राज्य का चित पतन हुआ, परिवार में किस तरह से शिवाजी के हाथ में उत्तराधिकारी के शासन मिला। और फिर आप देखेंगे इसमें कि पेशवा किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। वो अपनी सेवा सेना के रूप में देते थे और पूर्ण मराठा राज्य की राजधानी बना लिया गया। फिर आप देखेंगे कि पेशवा की देखरेख के लिए मराठा एक अत्यंत सफल सैन्य का संगठन का विकास हुआ। फिर इनकी सफलता के सदस्य रहस्य जो देखने को मिलते हैं वह मुगल साम्राज्य में किलाबंदी और फिर टक्कर होती गई। किसके साथ? मुगलों के साथ, जो किलाबंद या इलाकों में टक्कर ना लेते थे और इसके पास में चुपचाप निकल जाते थे। शहरों कस्बों हमले पर बोलते थे, मतलब कि जो शहर था और जो छोटे छोटे गांव थे वहां पर क्या करते थे? हमला बोलते थे और मुगल सेना को ऐसी ही मैदानी इलाकों पर मुठभेड़ देते थे। मतलब कि जो मैदानी इलाका, बहुत बड़ा मैदानी इलाका था, वहाँ पर सेना के बीच में मुठभेड़ मतलब कि लड़ाई
लेते थे और फिर जहाँ पर रसद पाने और कुमुख आने के रास्ते पर आसानी से रोका जा सकता था। तो फिर इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार उनसे रोका जा सकता था। 1720 से 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ। उनमें से सैन्य सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य में क्षति पहुंची। जैसे कि आप देखेंगे कि 1720 में के दशक में मालवा में गुजरात के मुगलों ने छीन लिया। किसको? मालवा और गुजरात को किसने? मुगलों ने छीन लिया। 1730 में फिर के दशक में जब आता है तो मराठा नरेश ने समस्त दक्कन के प्रादेशिक अधिपत्य कर लिया। मतलब कि जो दक्कनी क्षेत्र था उसमें समस्त क्षेत्र में क्या कर लिया? मराठा ने क्या कर लिया? वहां पर आधिपत्य मतलब अपना के शासन जमा लिया। इस तरह से मान्यता मिली और इस तरह से चौथ के और सरदेशमुख की वसूलने का अधिकार भी मिल गया। मतलब कि चौथ वसूलने का भी इनको मराठा को अधिकार भी मिल गया। फिर आप देखेंगे कि इसमें 1737 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा की प्रभुत्व सीमाएं थी वह तेजी से धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। किसकी? मराठाओं की। फिर उसमें उत्तर राजस्थान के पंजाब, पूर्व बंगाल में, उड़ीसा में तथा दक्षिण कर्नाटक में जैसे कि तमिल या तेलुगु प्रदेश में फैल गई। धीरे धीरे करके इन क्षेत्रों में औपचारिक रूप में मराठा साम्राज्य सम्मिलित नहीं हुआ और मगर वह मराठा प्रभुसत्ता वह धीरे धीरे करके स्वीकार के रूप में वह भेंट चढ़ने लगी। चौथ जमींदारों का द्वारा वसूले जाने के वाले भू राजस्व है जिसमें कि 25% के दक्कन इलाकों पर मराठाओं को वसूलित जो कर के रूप में वसूलते थे। सरदेशमुखी दक्कन के मुख्य राजस्व या संग्रह करता जिसमें दिखाए जाने वाले इसमें कि 9 से 10% ही लिया करते थे। जैसे कि यह है पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ जो 1761 में, इसकी तीसरी लड़ाई शासकों पर कोई सदस्यता नहीं मिली। आप बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जानते हैं। बाजीराव प्रथम को किस नाम से जानते हैं? बाजीराव प्रथम को बल्लाल के नाम से भी जानते हैं, जो पेशवा या बाजीगर विश्वनाथ के पुत्र थे। अंतहीन में सैन्य अभियानों के साथ साथ ही मराठा में एक विशाल प्रशासन व्यवस्था थी जो कि इस तरह से इलाके के लिए अभियान या पूरा करते थे। जिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्व की मांग भी बढ़ गई और वह धीरे धीरे जैसे कि आपके देखिए सिंधिया, गायकवाड़, भोसले और मराठा शक्तिशाली सेना भी खड़ी थी। इसके में संसाधन में जैसे कि आप देखेंगे 1720 में मालवा, मराठा और उनके क्षेत्र में कई तरह से समृद्धि को हानि हुई और उज्जैन में सिंधिया और संरक्षण, इंदौर में होलकर की आश्रय फूलता गया और शहर में बड़े बड़े समृद्धशाली मतलब कि बहुत बड़े बड़े लोग या समृद्धशाली जो संपूर्ण रूप से समृद्ध हो उनमें महत्वपूर्ण जैसे कि वाणिज्य है, सांस्कृतिक है, केंद्रों का भी कार्य थे जो मराठा को नियंत्रण इलाके में से व्यापार के मार्ग में खुले थे। चंदेरी के क्षेत्र में आप रेशमी वस्त्रों की राजधानी पुणे थी। कौन थी? चंदेरी क्षेत्र के रेशमी वस्त्रों की राजधानी क्या थी? पुणे थी। उसको पुणे को भी पुणे के क्षेत्र को उसमें भी पुणे में नया बाजार मिला। किसको? पुणे को नए बाजार के रूप में मिला। फिर आप देखेंगे बुरहानपुर में आगरा के बीच, सूरत के बीच दूरी पर ही अपने व्यापार संलग्न था और लेकिन अब उसने वाणिज्य के भीतर में क्षेत्र में बढ़ाकर दक्षिणी पुणे जैसे नागपुर और तथा मराठा इलाकों में शामिल कर लिया गया। इन क्षेत्रों को मराठा के इलाकों में भी शामिल कर लिया गया। इसमें बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों को किस तरह से माने जाते थे। आप इसमें देखेंगे कि जाटों का किस प्रकार से इसमें रोल रहा। फिर अन्य प्रकार के जाटों की तरह 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य सत्ता सुदृढ़ थी। अनेक नेतृत्व में जैसे कि नेता चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली में पश्चिम क्षेत्र में अपने नियंत्रण कर लिया। दिल्ली के जो पश्चिमी क्षेत्र है चूड़ामन ने अपना नियंत्रण कर लिया। कब? 1680 में के दशक में आते आते प्रभुसत्ता दिल्ली आगरा के दो शाही शहरों के बीच में क्षेत्र में क्षेत्र का होना शुरू हो गया और फिर इसमें कुछ अरसे तक के लिए आगरा के अभिजात वर्ग भी अभिरक्षक भी बन और फिर जाट का संरक्षक समृद्ध कृषि थे जो उनके नेतृत्व में पानीपत का तथा बल्लभगढ़ के राजा शहर या
महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जो सूरजमल के और राज के भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, जो 1739 में नादिर शाह के केंद्र में हमला बोल दिया। और फिर यह इस प्रकार के भरतपुर में नादिर शाह का राजपुत्र कौन था? जवाहर सिंह था, जिसके पास 30,000 सैनिक और 20,000 अन्य सैनिक मराठा के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इसके सबके वसूलने का वह मुगल सेना पर लड़ा। और फिर जहाँ पर आप देखेंगे भरतपुर का किला, जिसमें कि पारंपरिक शैली के द्वारा बताया गया है, दींग जाटो और अंबर या आगरा के शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल राजमहल बनवाए, जिसमें कि वास्तुकला जिन क्षेत्रों पर रुपये में मिलती है वह शाहजहाँ के युग में जोड़ा गया, जैसे कि दीन इमारतें, शाही स्तूपों और नमूने बनाए गए, जिसमें हमने चैप्टर 5, 9 और 9 में देखा, जिस चित्र में दर्शाया गया है, जिसमें मुगल दरबारी दीगदा राजमहल शाह इमारती की छत है, जिसमें कि मुख्य भवन या वांगला गुम्मद के रूप में दर्शाया गया। आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था। जाटों की शक्ति सूरज का अमल का पराकाष्ठा पहुंची, जिसमें 1756 से 1763 के बीच में भरतपुर जाट या आधुनिक राजस्थान जैसे कि संगठन में सूरजमल राजनीतिक नियंत्रण क्षेत्र में किस तरह से राजस्थान या उसके पहुंची। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे भरतपुर का राजस्थान और हरियाणा पर पहुंची, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हो गए। सूरजमल के किले पर आप देखेंगे कि महल बनवाए और भरतपुर के प्रसिद्ध लोहागढ़ और किला क्षेत्र बने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण किले के रूप में एक था। फिर इसमें हम देख सकते हैं कि फ्रांसीसी के शासकों का किस प्रकार से 1789 से 1794 के बीच में 18वीं शताब्दी के बीच में भारत का एक शक्तिशाली व्यवस्था जन साधारण अपनी साहूकार सरकारों और कार्यों के बीच में हिस्सा बन गई, अधिकार नहीं मिला। और यह ऐसी परिस्थितियां दुनिया में हैं 18वीं शताब्दी में आखिर तौर पर दर्शकों के द्वारा बनी, जो 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांति के बीच में इस तरह से अभिजात या असामाजिक राजनीतिक या उनके प्राधिकारियों की चुनौती थी, मतलब की चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांतिकारी के दौरान आप मध्य वर्ग में किसानों, शिल्पकार और पादरी वर्ग जो अभिजात या विशेष के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसमें माना कि कुछ समाज या किसी समूह के जन्मसिद्ध या प्रसिद्ध नहीं होते थे वह, बल्कि लोगों के सामाजिक स्थिति योग्य करने उस पर निर्भर करनी पड़ती थी। और फ्रांसीसी शासकों ने दार्शनिक समझा को बुलाया गया और फिर सभी प्रकार के इसमें किस प्रकार से वह कानून व्यवस्था थी बनना चाहिए, जनता की सरकार और कार्यों की भूमिका अदा करने के लिए अधिकार होना फ्रांसीसी को और अमेरिकी क्रांति के आंदोलन को धीरे धीरे प्रजा या प्रथाओं के नागरिक के रूप में बदला गया। फिर नागरिकता के राष्ट्रीय और फिर लोकप्रिय साहूकारों का विचार एवं भारत की 19वीं शताब्दी के बारे में देखने को मिले। आइए हम कल्पना करें कि 18वीं शताब्दी और इसके एक शासक जिसमें बताया गया है कि अपने प्रांतों को स्थिति मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना पड़ा और उठाना चाहिए, और इस प्रकार से हम क्या क्या विरोध या इनमें समस्या खड़ी होती है। तो फिर इसमें देखते हैं दोस्तों कि क्या हुआ। आगे हम इसमें कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि इसमें जोड़ी के रूप में मिलान करना। इसमें सूबेदार है, फौजदार है, इजारादार है, मिसल है, चौथ है, कुनवी है और उम्र है। इनको सही जोड़ी के रूप में मिलाइए। फिर इसमें कुछ खालिस्तान है। औरंगजेब खालिस्तान की एक लंबी लड़ाई लड़ी। औरंगजेब ने किसके प्रति एक लंबी लड़ाई लड़ी? उभरा और जमींदार खालिस्तान के शक्तिशाली अंग थे। आसफ जहां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना खालिस्तान में की। और फिर अवध राज्य के संस्थापक कौन था बताइए। इसमें देख लीजिएगा 20 शब्द कौन है? सूबेदारी, दल खालसा, मिसल है, फौजदारी है, इजाजतदारी है, चौध है, सूबेदार यानी कि सरदेशमुखी है। बताइए कि इसमें के क्या कारण, कौन सा सही है कौन सा गलत है। नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया।
सवाई राजा जय सिंह इंदौर के शासक थे, एक गलत है, ये जयपुर के शासक थे, राजस्थान के शासक थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, बिल्कुल ये भी सही है। और फिर आप पुणे 18वीं शताब्दी मराठा की राजधानी थी, इसको भी आपको बताना है। और फिर सादत खां के पास कौन कौन से पद थे, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। फिर अवध के और बंगाल में किस प्रकार जागीरदारी की प्रथा हटाने की कोशिश की, इसके बारे में लिखना है। 18वीं शताब्दी में सिख किस प्रकार संगठित हुआ, इसके बारे में भी लिखना। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक दलों का गठन। आप इसमें देखेंगे कि मराठा शासक दक्कन को पार विस्तार क्यों करना चाहता था, और अब आसफ जहां ने अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीति अपनाई, और क्या आप विचार करके महाजन और उनके बैंकर किस तरह से प्रभाव रखते थे, जैसा कि 18वीं शताब्दी में रखा, इसके बारे में अध्याय में उल्लेखित है कि आप प्रांत के विकसित है, या आप यहाँ पर 18वीं शताब्दी के मनोरंजन 21वीं सदी के बारे में किस प्रकार के जीवन, इसके बारे में लिखना है। ये कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में आइए करके देखते हैं। अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे में एक वास्तुकला या नए क्षेत्रों के दरबारों के रूप में जुड़ी संस्कृति के बारे में पता लगाइए। राजपूतों, जाटों, सिखों, मराठों में किस तरह से यह समूह शासकों के बारे में कुछ कहानियों के रूप में पता लगाइए। तो दोस्तों, आज हुआ हमारा क्लास 7 की NCERT हमारी अतीत पार्ट 2 कंप्लीट, जिसका लास्ट और अंतिम चैप्टर था 10। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। और आप तो वीडियो तो देखते हो परंतु इसको पूरा वॉच नहीं करते, जिसकी वजह से तो इसको श्रृंखला वाइज, सीरीज वाइज, पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक देखिएगा, जिससे कि आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग बने और कुछ शब्दों को जानने को भी मिलेगा। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हाँ, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि हम जहाँ तक ना स्टार्ट करने वाले हैं, हम जियोग्राफी का, जो हमारी जियोग्राफी की NCERT क्लास 6 की NCERT है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसको भी कक्षा 7 तक करेंगे। फिर मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम कक्षा 7 तक लेके आएंगे सभी। फिर इसके बाद फिर आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।